Civil's Fundamentals. Building strong minds with stronger fundamentals. तो आज हम जरा बात करते हैं समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के असल इस्तेमाल पर। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। हाँ ये समाज को समझने का और हाँ कभी-कभी शायद बदलने का भी एक तरीका है। हाँ पर सवाल ये है कि समाज का अध्ययन आखिर कैसे बदलाव लाता है या फिर चीजों को वैसे ही बनाए रखने में मदद करता है। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए अलग अलग थिंकर्स ने सोशियोलॉजी को बहुत अलग अलग तरह से देखा है। अच्छा। हाँ, कुछ के लिए ये एक क्रांतिकारी बदलाव जैसे हम कह सकते हैं रेडिकल चेंज उसका एक टूल था। कुछ ने इसे समाज में व्यवस्था यानी सोशल ऑर्डर और स्थिरता स्टेबिलिटी बनाए रखने का जरिया माना। ओके। और कुछ का फोकस सिर्फ इंसानी बर्ताव ह्यूमन बिहेवियर और सोशल सिस्टम्स को समझने पर था। तो कई पढ़ते हैं इसकी। तो फिर रेडिकल चेंज वाले विचार से ही शुरू करते हैं। जाहिर है कार्ल मार्क्स का नाम सबसे पहले आता है। हाँ बिल्कुल। उनके हिसाब से सोशियोलॉजी का क्या रोल था? देखिए मार्क्स का मानना था कि सोशियोलॉजी का जो मुख्य काम है वो है पूंजीपति मतलब कैपिटलिस्ट वर्ग जो मजदूर वर्ग वर्किंग क्लास का शोषण करता है जिसे एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। हाँ। उसको समझना और उसे चुनौती देना। उनका जो बड़ा लक्ष्य था वो था एक वर्गहीन समाज क्लासलेस सोसाइटी। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए मजदूर आंदोलनों लेबर मूवमेंट्स का अध्ययन करना या वेतन में जो असमानता है वेज इनइक्वालिटी उसे देखना ताकि फिर उचित वेतन फेयर वेजेस या मजदूरों के अधिकारों वर्कर्स राइट्स जैसे सुधारों की बात हो सके। ठीक है। और इसी लाइन में शायद सी राइट मिल्स भी आते हैं जिन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात की थी। ये क्या चीज़ है? हाँ, सी राइट मिल्स सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का उनका आइडिया बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब है कि अपनी जो निजी परेशानियां हैं पर्सनल ट्रबल्स उन्हें समाज के बड़े ढांचे लार्जर स्ट्रक्चरल इश्यूज से जोड़कर देखना। अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बेरोजगार है अनएम्प्लॉयमेंट तो मिल्स कहते थे कि ये सिर्फ उस एक इंसान की दिक्कत नहीं है, ये शायद बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स का नतीजा हो सकती है और इसलिए सोशियोलॉजी को सामाजिक असमानताओं सोशल इनइक्वालिटीज के खिलाफ बदलाव की वकालत करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए और पॉलिसी सॉल्यूशंस की तरफ इशारा करना चाहिए जैसे नौकरी बनाने के कार्यक्रम। बिल्कुल, जॉब क्रिएशन प्रोग्राम्स या ऐसी ही नीतियां। और फिर एक नाम आता है शिलमित फायरस्टोन का। उनका नजरिया तो काफी अलग था शायद द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स में। हाँ, फायरस्टोन का तर्क बिल्कुल अनोखा था। उन्होंने कहा कि महिलाओं के दमन का जो आधार है वो असल में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। बायोलॉजिकल? हाँ, खासकर बच्चे पैदा करने की क्षमता। उन्होंने इसे रिप्रोडक्टिव लेबर कहा और इससे मुक्ति के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वकालत की, यहाँ तक कि कृत्रिम गर्भ आर्टिफिशियल वूम्स जैसी चीजों की भी। वाह, ये तो वाकई काफी रेडिकल विचार था उस समय के हिसाब से। बिल्कुल, और इसे हमें बस तथ्यात्मक रूप से देखना चाहिए कि ऐसा भी एक विचार था। चलिए अब थोड़ा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी वाला। यहाँ कौन से बड़े नाम हैं? यहाँ सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट का जिक्र आता है। कई लोग उन्हें सोशियोलॉजी का जनक मानते हैं। हाँ, सुना है। उनका मानना था कि सोशियोलॉजी समाज के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक तरीका साइंटिफिक अप्रोच दे सकती है ताकि सामाजिक सुधार सोशल रिफॉर्म हो सके और व्यवस्था ऑर्डर बना रहे। जैसे शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम्स का विश्लेषण करना। इससे पॉलिसी मेकर्स को बेहतर पाठ्यक्रम करिकुला बनाने में मदद मिल सकती है जो सामाजिक सद्भाव सोशल हार्मनी को बढ़ावा दे। और एमिल डुर्कहाइम, उन्होंने सोशल फैक्ट्स पर जोर दिया था। हाँ, डर्कहाइम सोशल फैक्ट्स का मतलब है वो मूल्य वैल्यूज मानदंड नॉर्म्स और संरचनाएं स्ट्रक्चर्स जो हमारे बाहर हैं लेकिन हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। उनका वो आत्महत्या सुसाइड पर किया गया अध्ययन बहुत मशहूर है। हाँ। उससे पता चला कि कैसे सामाजिक कारक सोशल फैक्टर्स हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और इसी समझ से आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स जैसी नीतियां बनी। अच्छा, और फिर हर्बर्ट स्पेंसर और टैलकोट पार्सन्स भी हैं जिन्होंने समाज को एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखा। बिल्कुल, स्पेंसर ने समाज की तुलना एक जीवित शरीर लिविंग ऑर्गेनिज्म से की जहां अलग अलग सामाजिक संस्थाएं सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे परिवार सरकार शिक्षा सब मिलकर स्थिरता स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए काम करती हैं। फंक्शनलिस्ट नजरिया। हाँ, फंक्शनलिस्ट दृष्टिकोण।
पार्सन्स ने भी समाज को एक सिस्टम के रूप में देखा, जिसके हिस्से आपस में जुड़े हैं और संतुलन, इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं। सोशियोलॉजी हमें समझाती है कि ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं। जैसे परिवार के स्ट्रक्चर में बदलाव, मान लीजिए सिंगल पेरेंट फैमिलीज का बढ़ना, इसका असर कल्चरल स्टेबिलिटी पर क्या होता है, ये समझना। बिल्कुल। और आखिर में मैक्स वेबर, उनका नजरिया थोड़ा अलग था, है ना? वो समझने पर ज्यादा जोर देते थे। हाँ, वेबर के लिए सोशियोलॉजी का काम था मानवीय कार्यों, ह्यूमन एक्शंस और उनके पीछे के अर्थों, मीनिंग्स को समझना। या वर्स्टेन जिसे वो कहते थे। अच्छा। उन्होंने नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी पर काफी काम किया, ये समझने के लिए कि ये कैसे कुशल, एफिशिएंट हो सकती है। लेकिन वो सिर्फ एफिशिएंसी नहीं देख रहे थे, वो ये भी समझना चाहते थे कि लोग नियमों का पालन क्यों करते हैं, क्या डर से, आदत से, या उन्हें सही मानकर। ये समझ तो दोनों के लिए जरूरी है, जो बदलाव चाहते हैं और जो व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि सोशियोलॉजी के कई अलग-अलग नजरिए हैं। कोई समाज को बदलना चाहता है, कोई उसे बनाए रखना चाहता है, तो कोई सिर्फ उसे समझना चाहता है। तो इन सब का मतलब क्या है, क्या निचोड़ है? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सारे दृष्टिकोण, चाहे वो बदलाव के हों, व्यवस्था के या सिर्फ समझ के, ये सब हमें अपनी जिंदगी और समाज की बड़ी ताकतों के बीच जो रिश्ता है उसे देखने में मदद करते हैं। और असल में ये तीनों लक्ष्य, बदलाव, व्यवस्था, समझ, ये तय करते हैं कि हम सामाजिक मुद्दों का सामना कैसे करते हैं। ये अलग नहीं है पूरी तरह। अच्छा, कैसे? देखिए, जो लोग समाज को बदलना चाहते हैं वो अक्सर उन्हीं व्यवस्थाओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं जिन्हें दूसरे बनाए रखना चाहते हैं। और दोनों ही तरह के लोगों को इंसानी व्यवहार को गहराई से समझना पड़ता है। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। बात तो सही है। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है कि जब समाज आज इतनी जटिल समस्याओं का सामना कर रहा है, तो इन अलग-अलग लक्ष्यों, बदलाव बनाम व्यवस्था बनाम समझ, इनमें से किसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ये सोचने वाली बात है। या शायद ये सोचना ज्यादा काम का हो कि इन अलग-अलग समाजशास्त्रीय लक्ष्यों को समझना हमें आज की जो घटनाएं हो रही हैं या जो पॉलिसी डिबेट्स चल रही हैं, उन्हें बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद कर सकता है। Thank you. I hope you all enjoyed it.